देखिए, आज का जो वीडियो है, अब हर व्यक्ति को दो बैंक अकाउंट रखना जरूरी है भाई। बैंक अकाउंट फ्रीज प्रॉब्लम को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो बहुत सारे लोगों का अकाउंट क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। बहुत सारे अकाउंट को जो है डोरमेट कर दिया जा रहा है। इसका वजह क्या है, पूरा आज का वीडियो में बताएंगे। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। समझ पा रहे हो? क्योंकि देखिए, मैं जमीन से लेकर के बैंकिंग को लेकर के सारी वीडियो में बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो जरूरी है, जिस तरह से आपके लिए जमीन जरूरी है उसी तरीके से आपके लिए बैंक अकाउंट भी जरूरी है। समझ पा रहे हो? तो चलिए पूरी जानकारी को डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों देखिए, अगर आप किसी न किसी बैंक में अपना अकाउंट को ओपन करवा के रखे हैं तो आप लोगों के लिए ये जरूरी है जानना। क्या जरूरी है? आपके पास अगर मान लीजिए सिंगल अकाउंट आपने खुलवा के रखा है, आपने जो है दो अकाउंट खुलवा के रखा है, ट्रिपल खुला के रखा है, तो बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि यह कहना गलत है कि हर व्यक्ति का दो अकाउंट रखना कानूनी रूप से जरूरी है। समझ रहे हो? भारत में एक व्यक्ति के पास कितने बैंक अकाउंट हो सकते हैं और इस पर कोई कानूनी रोक नहीं है। समझ पा रहे हो? तो हालांकि वित्तीय विशेषज्ञ अक्सर दो अकाउंट रखने की सलाह देते हैं। समझ पा रहे हो? अब देखिए, प्राइमरी अकाउंट मुख्य लेन देन के लिए, जैसे कि सैलरी हो गया, बिल का भुगतान करने के लिए हो गया, ये सब चीजों के लिए। अरे एक हो गया सेकेंडरी अकाउंट, यानी कि बचत, जो आपकी बचत है, जो आप निवेश कर रहे हैं आपातकालीन खर्चों के लिए। दो अकाउंट रखने के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए, दो बैंक अकाउंट क्यों उपयोगी है भाई, वो समझिए। यहां पर विशेषकर फ्रीज प्रॉब्लम के संबंध में है, इसको लेकर के चर्चा है। फ्रीज यानी ब्लॉक होने पर बैकअप, अगर आपका एक अकाउंट मान लीजिए किसी कारण से फ्रीज या ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो जैसे कि संधि गतिविधि, कोई कानूनी आदेश, केवाईसी अपडेट न होना, तो आप अपने दूसरे अकाउंट का इस्तेमाल करके दैनिक वित्तीय काम जारी रख सकते हैं। ये चीजें हो सकता है। और देखिए, डिजिटल फ्रॉड से बचाव मिलेगा। कुछ लोग ऑनलाइन लेन देन के लिए क्या करते हैं, एक अलग अकाउंट रखते हैं, जिससे क्या होता है, उनका मुख्य बचत खाता सुरक्षित रहता है। आप देखिए, बैंक अकाउंट फ्रीज होने का मुख्य समस्या क्या है, बैंक अकाउंट फ्रीज प्रॉब्लम। देखिए यहां पे समझिएगा, बैंक अकाउंट फ्रीज होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल है केवाईसी, नो योर कस्टमर। आप लोग को पता होगा कि समय पर आपने दस्तावेज अपडेट न करने पर आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो सकता है। संदिग्ध असमय लेन देन, अचानक बड़ी या असमान ट्रांजेक्शन हो जाने से भी आपका साइबर सेल द्वारा फ्रीज किया जा सकता है, खासकर ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में। ठीक है, अब देखिए, न्यूनतम शेष राशि, मिनिमम बैलेंस बनाए न रखना। ये हालांकि इससे आमतौर पर जुर्माना लगता है, लेकिन अत्यधिक नकारात्मक बैलेंस होने पर भी समस्या हो सकती है। नेगेटिव बैलेंस होंगे तो बैंक जो है आपका अकाउंट को फ्रीज कर देगा। समझ रहे हो? और देखिए, अदालती या सरकारी आदेश, आयकर विभाग जो ईडी है, अन्य कानूनी एजेंसियां है, किसी ऋण वसूली, लोन रिकवरी के मामले भी कोर्ट के आदेश पर अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए निष्क्रियता, ये डोरमेंसी क्या है, लंबे समय तक कोई लेन देन न होने पर अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, जिसे कि फिर से अनफ्रीज कराना पड़ता है आपको अकाउंट को। अब अकाउंट जो है, फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज कैसे कराएं, बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल, देखो मुख्य में सवाल अभी समझ लो, फिर इसको हम बताएंगे अच्छे तरीके से आपको। देखिए, बैंक से आपको संपर्क करना होगा। सबसे पहले बैंक की शाखा से आप संपर्क करें और फ्रीज होने का सही कारण पता लगाएं कि कोई तो किसी तरह का फ्रॉड पैसा तो मेरे अकाउंट में तो ट्रांसफर नहीं हो गया, किसी तरह का मतलब कि गैर गतिविधि तो मेरे अकाउंट पर नहीं हो गया। समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको पता करना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो 100, 200, 500, 1000 ट्रांसफर करके आपके अकाउंट को फ्रीज करवा देते हैं, वो फ्रॉड का पैसा रहता है। समझ पा रहे हो? तो ये भी एक कारण हो सकता है। और मतलब कि फ्रॉड का पैसा कैसे रहता है, मैं लास्ट में समझाऊंगा पूरी तरीके से, तब आपको समझ में आएगा अकाउंट फ्रीज होता क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है। अभी जो कारण बता रहे हैं ये कारण भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी कारण है, तो वो हम बताएंगे आगे। और उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे आप बच सकते हैं, सारी चीजें भी डिस्कस होगा। देखिए, बने रहिएगा तो ही डिस्कस कर पाएंगे। तो आप लोग देखिए, पूरा वीडियो को समझिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में हमने अच्छा खासा काम किया, लगभग 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। एडवोकेट भी हूं, बैंकिंग लॉ की पढ़ाई की हूं। समझ पा रहे हो? तो देखिए, यहाँ पे समस्या का समाधान कैसे होगा।
करें। समस्या का समाधान करने के लिए आपको कारण के आधार को पता करना होगा, आवश्यक कार्रवाई करें, केवाईसी की मांग होने पर जरूरी दस्तावेज जमा करें। हो सकता है बैंक केवाईसी मांगे, ठीक है। और संदिग्ध लेन देन होने पर बैंक या संबंधित कानूनी साइबर सेल को स्पष्टीकरण और दस्तावेज जैसे इनकम प्रूफ उनको दें। समझ पा रहे हो? ये है कानूनी आदेश होने पर संबंधित विभाग या अदालत के माध्यम से समाधान करें। भाई समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब कि आपको कानूनी आदेश होने पर संबंधित विभाग या अदालत के माध्यम से समाधान करना है और अनफ्रीज के लिए आवेदन आपको देना है। मतलब बैंक द्वारा बताए गए सभी जरूरी कदम आपको उठाने के बाद अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए लिखित में अनुरोध करना है, रिक्वेस्ट करना है और जमा करना है। ठीक है, क्या देखिए उसके बाद क्या होगा, मैं अपने बैंक अकाउंट का अनफ्रीज होने के लिए आम कारणों और अन्य निपटने तरीके के बारे में जानना चाहता हूं, वो भी लिख सकते हो, कारण भी जान सकते हो, बता देगा वो। और कराना चाह रहे हो तो भाई तो देखो, बैंक अकाउंट फ्रीज होने से सबसे आम कारण जो है उनसे निपटने के तरीके क्या है, फ्रीज होने का कारण क्या क्या होता है वो समझिए, पूरा डिस्कस करेंगे ताकि आपको इस तरह की समस्या से जूझना न पड़े। समझ पा रहे हो? देखिए पहला तो कारण होता है केवाईसी। अधिकतर मामलों में यह देखा जाता है नाउ योर कस्टमर अपडेट नो होना, केवाईसी आपका अपडेट नो हुआ है, मतलब कि यह सबसे आम कारण होता है। यदि आप मतलब कि समय पर अपने पहचान, ठीक है, और पते का दस्तावेज बैंक में अपडेट नहीं कराते हैं तो बैंक नियामक यानी आरबीआई के नियमों का पालन करते हुए खाते को फ्रीज कर देता है। यह बैंक करती है अगर आप समय रहते हुए ये चीजें आप नहीं करवाते हैं तो। उसके बाद जो है दूसरा है संदिग्ध और समान लेन देन, साइबर फ्रॉड, ये सबसे ज्यादा रहता है। केवाईसी के बाद ये सबसे ज्यादा रहता है। बहुत सारे लोगों का हमने देखा है अकाउंट फ्रीज होते हुए, ये वजह भी बहुत बड़ा वजह है। जैसे कि यदि आपके खाते में, समझ रहे हो, अचानक बड़ी राशि आ जाती है, कोई फ्रॉड पैसा ट्रांसफर कर देता है, या ऐसी राशि आती है जिसका संबंध किसी ऑनलाइन धोखाधड़ी या स्कैम हो सकता है, भले ही आपको पता न हो, तो साइबर सेल के कहने पर बैंक खाते को फ्रीज कर देता है। समझ पा रहे हो? ये एक वजह होता है। तीसरा है कानूनी सरकारी आदेश, मतलब कि लीगल स्टेजी ऑर्डर, मतलब कि यहां पे आपको समझना होगा कि आयकर विभाग जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कोर्ट या अन्य सरकारी गैर कानूनी एजेंसियां जो है बकाया कर, जो आपका टैक्स ड्यूज है, ठीक है, टैक्स ड्यूज है, ऋण वसूली है, लोन रिकवरी है, या किसी जांच के संबंध में खाते को फ्रीज करने का आदेश दे सकती है। एक वजह ये भी हो सकता है। उसके बाद है अकाउंट को निष्क्रिय, डोरमेंट अकाउंट, वो समझिए। यदि बैंक को संदेह है कि आपके खाते का इस्तेमाल अवैध गतिविधियां जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी को देना, संरक्षण के लिए आपने जो है किया जा रहा है, तो वे जांच के लिए अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। तो एक वजह ये भी हो सकता है। समझ, सबसे महत्वपूर्ण कदम हमेशा अपना ब्रांच में सीधे आपको संपर्क करना। इस तरह की समस्या आती है तो, और आपको अपने विशिष्ट अकाउंट फ्रीज होने का सटीक कारण, उसे ठीक करने का सही तरीका भी पता कर सकते हो। और आप जो है, ये जरूरी है, 2 बैंक अकाउंट होने से आप साइबर फ्रॉड और अकाउंट फ्रीज की समस्या से काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। समझ रहे हो? इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए आप दोनों खाते का उपयोग अलग अलग उद्देश्य के लिए कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पर साइबर फ्रॉड से बचाव के 2 अकाउंट का प्रभावी उपयोग क्या है वो समझिए। मुख्य खाता जो आप मेन खाता रखे हैं, प्राइमरी अकाउंट जो आपका है, वो सुरक्षा के लिए ये आपका मुख्य बचत खाता होना चाहिए, जहां आप अपनी अधिकांश बचत और बड़ा पैसा आप रख सकते हो मुख्य खाता में, जो मेन अकाउंट है। और उद्देश्य लंबी अवधि की बचत, निवेश, भुगतान, किस्तें, ईएमआई, ये सब चीजें आप अलग से रख सकते हो। लेन देन की आपकी अलग उसका नेचर हो, आपका सीमित हो, केवल जरूरी भरोसेमंद लेन देन उस पर आप करें, जो आपका मेन खाता है। समझ रहे हो? मुख्य खाता जो है। तो सुरक्षा के उपाय क्या? इस अकाउंट का डेबिट कार्ड केवल आपात स्थिति के लिए रखें, मतलब आपको कैश उस जरूरत पड़ गया कभी तो इसका रखें इसे। और इसे ऑनलाइन लेन देन के लिए इस्तेमाल ना करें, मतलब ऑनलाइन किसी फ्लिपकार्ट, अमेजन, मूवी क्या उसको बोलते हैं, मूवी क्विक, पेटीएम उटीएम में इस्तेमाल ना करें, फोन पे, गूगल पे में इस्तेमाल ना करें। डेबिट कार्ड रखें, पैसा जब भी जरूरत हो कैश निकाल लें, और मतलब जब जरूरत हो तब इसका इस्तेमाल करें, और ऑनलाइन में कभी भी इस्तेमाल ना करें। समझ रहे हो?
और यूपीआई, नेट बैंकिंग, सुरक्षित भुगतान ऐप्स में इस खाते को ज्यादा लिंक न करें, ज्यादा ऑनलाइन यूज न करें, मोबाइल बैंकिंग ज्यादा नहीं यूज करें, इंटरनेट बैंकिंग न करें, बस नॉर्मल इसका रखें चेक करने के लिए, बैलेंस कितना है क्या है नहीं है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। समझ रहे, अपने अपने उच्च मूल्य वाले एफडी आरडी की इसी खाता से लिंक लगा रहा है, आरडी करा रहे हैं, एफडी करा रहे हैं, तो इसी खाते से कराएं। समझ पा रहे हो, जो प्रमुख खाता आपका है। क्लियर, समझ में आ गई बात। उसके बाद देखिए, उसके बाद है लेन देन खाता, ट्रांजैक्शन अमाउंट, दैनिक उपयोग के लिए यह आपका खाता होना चाहिए जिसमें आप केवल उतनी ही राशि रखें जितना आपको दैनिक या मासिक खर्चे के लिए जरूरी है। उद्देश्य ऑनलाइन खरीदारी, अलग से एक खाता रखें, और उसमें यूपीआई, क्यूआर कोड भुगतान, छोटे बिलों का भुगतान जो भी है अजनबियों से या अपरिचित लोगों से भी प्राप्त करें, जो अलग अकाउंट आपका है। लेन देन की प्रकृति, नियमित दैनिक उपयोग जो भी रखें, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, सभी चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसी खाते को लिंक कर, यानी अलग जो दूसरा खाता है। और खाते में न्यूनतम आवश्यक राशि ही रखें, यानी कि एक छोटी राशि उसमें रखें जो जितना आपका जरूरत है। यह आपका खाता कभी साइबर फ्रॉड के कारण या कभी संदिग्ध लेन देन से अगर फ्रीज हो भी जाता है तो आपके मुख्य खाते की बड़ी सुरक्षा बचत रहेगी और दूसरे खाते से अपने वित्तीय काम जारी आप रख पाओगे। समझ पा रहे हो, तो ये हो गया। देखिए सुरक्षा का उपाय क्या है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो देखिए वो भी समझ लीजिए, वो भी हम बता दे रहे हैं। देखो नियमित निगरानी आपको करना है, दोनों खाते के स्टेटमेंट और एसएमएस अलर्ट की नियमित जांच आपको करें ताकि किसी भी असामान्य गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके। और पासवर्ड और पिन समझिए, दोनों खातों के लिए अलग अलग और मजबूत जो है पासवर्ड का इस्तेमाल करें। समझ पा रहे हो। और केवाईसी अपडेट, किसी भी खाते को निष्क्रिय यानी डोरमेट होने से या फ्रीज होने से जो है बचाने के लिए समय पर आपको दोनों खातों को केवाईसी अपडेट करते रहे। समझ रहे हो। तो इस तरह यदि एक खाता मतलब जोखिम में आता है या फ्रीज हो जाता है तो आपके पास हमेशा दूसरा खाता एक सुरक्षित और बैकअप के रूप में जो है उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और देखिए निश्चित रूप से निष्क्रिय खाते यानी अकाउंट जो डोरमेट होते हैं जिसका इस्तेमाल लंबे समय तक अब नहीं किया जा सकता है, जब डोरमेट हो जाएगा तब कर ही नहीं पाओगे और यह आपके लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकती है। समझ पा रहे हो। इसे यहां बताया गया कि आप अपने बैंक अकाउंट को निष्क्रिय होने से कैसे बचा सकते हैं। आप देखिए अकाउंट को निष्क्रिय यानी डोरमेट होने से कैसे बचाएं। एक बैंक अकाउंट तब निष्क्रिय माना जाता है जब उसमें 24 महीने यानी कि 2 साल तक कोई ग्राहक वित्तीय लेन देन नहीं होता है। समझ रहे हो। और निष्क्रिय खातों रोकने के नियमित लेन देन करें ताकि आपका खाता जो है डोरमेट ना हो। और क्या, अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए आपको हर 24 महीने में कम से कम एक बार, अब तो 6 महीना में बोला 1 से 2 बार आपको करना है, यहाँ तो 24 महीने बता रहे लेकिन आपको 6 महीना में करना है। करना होगा सबसे आसान तरीका है कि एटीएम से छोटी रकम निकालें, विड्रॉल करें, 100, 200, 500, 1000 निकालें। ठीक है, 6 महीने में एक बार जरूर अपने अकाउंट में छोटी रकम को जमा भी करें ब्रांच में जाकर के कभी भी। ठीक है, और यूपीआई, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किसी को पैसा भेजें, अगर वो नहीं कर सकते तो यूपीआई से भेज दें। ठीक है, नेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से ऐसे पैसे को आप ट्रांसफर कर सकते हो। और अपने खाते से कोई भी बिल या ईएमआई का भुगतान करें। ध्यान दें बैंक द्वारा लगाए गए शुल्क, ब्याज का जमा होना, ठीक है, और यह सरकारी सब्सिडी डीबीटी और यहाँ पे जमा होना ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं माने जाते हैं। ये निष्क्रिय खाते को नहीं रोकते, आपको खुद पहल करके लेन देन करना पड़ेगा। आप खुद करेंगे तो समझ रहे। केवाईसी और संपर्क विवरण रखें अपडेट। कई बार बैंक आपके खाते को निष्क्रिय घोषित करने से पहले आपसे संपर्क करने की भी कोशिश करता है बैंक, और आपका पता, फोन नंबर सुनिश्चित करके आपको वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बैंक रिकॉर्ड में हमेशा अपडेट रहे। और देखिए केवाईसी अपडेट, भले ही आपका खाता सक्रिय हो, बैंक समय समय पर आपसे केवाईसी अपडेट के लिए कहते हैं। विशेषकर 8 से 10 साल में एक बार बैंकों का निर्देश का आपको पालन करना पड़ेगा। कोई भी बैंक है तो भाई मल्टीपल अकाउंट, देखिए मल्टीपल अकाउंट को मैनेज करें। अगर आपके पास ज्यादा खाता है तो यहाँ पे समझिएगा, यदि आपके पास कोई कई अकाउंट है तो उन्हें अब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मान रहे हैं, लेकिन आवश्यकता का आकलन आप जरूर करें। यदि आपके पास कई ऐसा खाता है जिसका उपयोग आप कभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे निष्क्रिय होने के बजाय आप उसे बंद करा दें, क्लोज करा दें। क्लोज करना बेहतर रहेगा। और लेन देन की योजना, सभी खातों को सक्रिय रखने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर या रिमाइंडर सेट कर ले ताकि आपको हर एक 12 से 18 महीने में अंतराल पर उनमें से छोटा लेन देन, मैं कहूंगा आप 6 महीने में कम से कम लेन देन करें। समझ पा रहे हो। अब महीना में कर ले भाई, जब आपका खाता है तो दिक्कत क्या है ना।
यूपीआई से करें, नेट बैंकिंग से करें, मोबाइल बैंकिंग से करें। अगर अकाउंट निष्क्रिय हो जाए तो क्या करें? बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं। तो देखिए, बैंक ब्रांच आप जाओ, अपनी होम ब्रांच जाना होगा, आवेदन आपको अकाउंट को फ्री से सक्रिय कराने के लिए लिखित रिक्वेस्ट लेटर आपको जमा करना होगा, ठीक है। और दस्तावेज अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पते का प्रमाण आपको जमा करना होगा, पैन कार्ड जमा करना होगा, फोटो, है ना, ये सब चीजें केवाईसी फॉर्म भरना पड़ेगा। और लेन देन बैंक प्रक्रिया को पूरी करने के बाद आपके खाते में एक छोटा लेन देन जमा निकासी करने के लिए कहेगा, जिसके बाद आपका खाता फिर से सक्रिय हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये जरूरी है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अकाउंट क्लोजिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना, तो हमने अगला वीडियो में बताया है, पिछला वीडियो में, आप जाके उस वीडियो को देखिए, उसमें हमने बताया है, लेकिन एक छोटा सा बता दे रहे हैं। देखियो, अनावश्यक या कम वाले अकाउंट को बंद कराने एक अच्छा वित्तीय कदम होता है। और क्या होता है, ऐसा करने से आप गैर शुल्कों को चार्जेस से बचते हैं। और खाता बंद कराते समय आपको निम्नलिखित कम बातों का ध्यान रखना। बैंक अकाउंट बंद कराते समय योग्य बातें, क्लोजर फॉर्म चार्जेस से आप बचें, और 14 दिन के भीतर खाता खोलने के बंद कराने पर कोई शुल्क नहीं लगता है। आज खाता खुलाएं और 14 दिन के अंदर ये खाता नहीं रखना नहीं अच्छा है, तब क्लोज करवा सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और 14 दिन से 1 साल के बीच में यदि आप खाता जो है खोलने के लिए 1 साल के बीच में बंद करा दे तो आपसे बैंक क्लोजर चार्ज ले सकता है, जो बैंक खाते का प्रकार है। 1 साल से ऊपर होगा तो उसमें चार्ज नहीं लेगा, कोई 1.5 साल से ऊपर कहता है, समझ रहे हो? तो इस प्रकार से है। तो यहाँ ये जरूरी है, लिंकेज हटाना सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण कदम। बंद किए जा रहे खातों से जुड़े सभी लिंकेज को पहले आपको हटाना पड़ेगा। और ऑटो डेबिट, ईएमआई, एसआईपी, शेयर आप कोई भी लिए हो, आईपीओ लिए हो, तो लोन है, प्रीमियम है, बीमा प्रीमियम है, या किसी भी अन्य ऑटोमेटिक भुगतान दूसरे सक्रिय खाते से आपको लिंक करवा लेना है। सरकारी लिंकेज जो भी आधार, पेन, पीएफ, ईपीएफओ या सरकारी सब्सिडी, डीबीटी पेंशन लिंकेज इस खाते से है, तो आपको अपने नए प्राइमरी अकाउंट से अपडेट कराना है। वेतन, सैलरी यदि आपका सैलरी में अकाउंट में आता हो तो आपको अपने एम्प्लॉयर को नया बैंक अकाउंट नंबर दे दें उनको। और अन्य लिंकेज, डीमेट अकाउंट हो गया आपका, क्रेडिट कार्ड, बिल भुगतान, ऑनलाइन वॉलेट, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इस खाते से आपको हटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? खाते को बैलेंस, जरूरी राशि, जीरो बैलेंस ट्रांसफर खाता बंद कराने से पहले सुनिश्चित करें खाते में कोई बकाया राशि न हो, और यदि कोई पैसा बचा है तो उसे दूसरे खाते में ट्रांसफर करा ले। नेगेटिव बैलेंस, यदि खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण कोई जुर्माना शुल्क बकाया हो, नेगेटिव बैलेंस, तो आपको खाता बंद कराने से पहले वो राशि चुकानी पड़ेगी। अगर नहीं चुकाना तो उसके लिए अलग से वीडियो में हम बताए हैं। देखो, दस्तावेज क्या क्या लगेगा, सारा कुछ हम आज का वीडियो में बताए हैं, और आप लोग समझिएगा भाई, एक एक चीज समझेंगे तो होगा। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर समझना होगा। बहुत सारे लोगों का खाता क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। उसका वजह क्या होता है? उसका वजह यही सब होता है जो हम बता रहे हैं। और आप लोग जो है समझिए, एक एक चीज को यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। फ्रीज अकाउंट को बंद कराने की प्रक्रिया भी लोग को नहीं पता कैसे बंद होगा। चलिए देखिए, आप लोग को यहाँ पर क्लोज कराते समय क्या क्या ध्यान रखना वो तो समझ में आ गया होगा, है ना। और देखिए, खाते को बैलेंस और देय राशि ड्यू, जीरो बैलेंस का खाता बंद कराने से पहले सुनिश्चित करना होगा बकाया नहीं रहना, और नेगेटिव बैलेंस रहेगा तो वो आपको जमा देना होगा। और जरूरी दस्तावेज क्या लगता है वो समझिए। होम ब्रांच में खाता बंद कराने के लिए आपको होम ब्रांच जाना होगा। अधिकांश बैंक क्लोजर की अनुमति नहीं देता है। खाता क्यों क्लोज करा, नहीं होगा क्लोज, तो भाई क्लोज तो होना ही है। क्लोजर फॉर्म बैंक से बैंक अकाउंट फॉर्म और डीलिंकिंग फॉर्म लें और उसे भर दें, ठीक है। और जरूरी जमा कर दें जो भी दस्तावेज है, चेकबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासबुक, ये सब चीजें बैंक में आपको जमा करना है। और ज्वाइंट अकाउंट यदि है तो वह संयुक्त खाता है तो क्लोजर फॉर्म से सभी खाता धारक का हस्ताक्षर जरूरी होगा। 2 आदमी 3 आदमी खुलाए हो तो 2 आदमी का वहां पर साइन चाहिए। और स्टेटमेंट बंद कराने से पहले आप स्टेटमेंट ले सकते हो अपना, ठीक है। यदि आपका बैंक अकाउंट पहले ही फ्रीज हो चुका है, फ्रोजन हो चुका है, यानी फ्रीज हो चुका हो, तो उसे बंद कराने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। फ्रीज खाता को बंद कराना अलग होता है, क्योंकि बैंक किसी भी फ्रीज खाते को सीधे बंद नहीं करती है जब तक कि फ्रीज का कारण पता न हो जाए। मतलब यहाँ फ्रीज खाते को बंद करने का चरण सीमा अलग दी गई है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। देखिए, फ्रीज अकाउंट को बंद कराने का क्या है, पहला फ्रीज का कारण आपको पता करना पड़ेगा। होम ब्रांच में संपर्क करें, यह पता लगाना कि खाता किस कारण से फ्रीज हुआ है। केवाईसी के कारण से हुआ है, कानूनी साइबर के कारण से हुआ है। देखिए, कानूनी केवाईसी के कारण, यदि केवाईसी अपडेट नो कारण भी खाता फ्रीज हुआ है, इसे तुरंत अपडेट करवा लें आप। और कानूनी साइबर आदेश, यदि फ्रीज किसी कानूनी आदेश जैसे आयकर, कोर्ट, साइबर सेल के कारण हुआ हो तो
आपको उस आदेश को रद्द यानी करवाना होगा। यह सबसे कठिन काम है, इसके लिए आपको संबंधित विभाग या कोर्ट से संपर्क करना होगा, एडवोकेट रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां देखिए निष्क्रियता, डोमेंसी क्या होती है? डोमेंसी जो है मतलब कि अधि निष्क्रिय होने के कारण खाता ब्लॉक हुआ हो तो इसे एक्टिवेट कराएं और खाता का अनफ्रीज कराएं। देखिए खाता बंद कराने के लिए आपको पहले उसे सामान्य नॉर्मल खाता में लाना पड़ेगा, यानी अनफ्रीज आपको अनफ्रोजन करना पड़ेगा। मतलब फ्रीज के कारण के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज केवाईसी लेन देन कोर्ट का आदेश जमा करें और जब संबंधित प्राधिकारी संतुष्ट हो जाए तो खाते को अब अनफ्रीज करा दें। समझ रहे हो? तो ये है संबंधित मुद्दों का निपटारा। देखो अनफ्रीज होने के बाद सुनिश्चित करें कि खाते में कई बाकी देय मतलब कि राशि आउटस्टैंडिंग ड्यूज या लेन देन न होना चाहिए। ठीक है, तो ये है नेगेटिव बैलेंस वाला तो आपको समझ में आ गया, लिंकेज भी समझ में आ गया होगा। तो ये है। और बहुत सारे लोग एक सवाल पूछता है, वो भी हम आज का वीडियो में हम दे रहे हैं। देखिए यहां पर क्या है, शुल्क और भुगतान समझिए, ये बहुत जरूरी है समझना। पुराना या डुप्लीकेट स्टेटमेंट जारी करने के लिए लोग पूछता है बहुत पुराना, कितना पुराना हम स्टेटमेंट ले सकते हैं। देखिए बैंक आमतौर पर शुल्क चार्ज लेते हैं, यहाँ शुल्क हर बैंक का अलग अलग हो सकता है। आपको स्टेटमेंट जारी करने से पहले यह शुल्क नगद या किसी सक्रिय खाते में ट्रांसफर के माध्यम से चुकाना पड़ सकता है। मतलब बैंक को स्टेटमेंट खोजने और जारी करने में कुछ दिनों का समय लग सकता है, खासकर यदि आप यह 5 साल से अधिक पुराना हो तो। अब देखिए स्टेटमेंट प्राप्त करना, बैंक आपके आवेदन और शुल्क की प्राप्ति के बाद आपको आवश्यक अवधि का सत्यापित बैंक स्टेटमेंट जारी करेगा और यह आमतौर पर मुद्रित यानी प्रिंटेड रूप में होता है और बैंक अधिकारी द्वारा मोहर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अब देखिए बैंक कितने समय तक रिकॉर्ड रख सकता है बता दे रहे हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहता है, कोई यूट्यूब पर आपको इस तरह नहीं बता पाएगा। समझिए अधिकांश भारतीय बैंक कानूनी आवश्यकताओं के कारण आमतौर पर 7 से 8 साल तक के वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड रखते हैं। 7 से 8 साल का बैंक के पास रिकॉर्ड रहता है। लेकिन बहुत पुराने रिकॉर्ड जैसे 10 साल से अधिक आप प्राप्त करना चाहते हो तो थोड़ा मुश्किल होता है बैंक को निकालना, लेकिन इसके लिए आपको अधिक समय देना पड़ेगा बैंक को और शुल्क आपको ज्यादा लगेगा अगर ज्यादा पुराना आप निकालना चाहते हो तो। समझ पा रहे हो? तो ये कारण होता है आपको बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट को निकालना। अगर पूरा जैसे कि 7 से 8 साल तक आपको नॉर्मली निकाल लोगे स्टेटमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन निकालोगे ज्यादा पुराना निकालोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आ जाएगा। समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पे चार्जेस क्या लगता है वो समझिए। डुप्लीकेट या पुराने स्टेटमेंट खास करके बंद खातों के लिए प्राप्त करने के लिए शुल्क दरें बैंक स्टेटमेंट में कितना पुराना इस पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ भारत के 3 प्रमुख बैंकों का सामान्य शुल्क आपको बता दे रहे हैं, आप समझिए अवलोकन किए, कृपया ध्यान से ये शुल्क समझे, साथ में बदल सकते। इसके अंतिम जानकारी के लिए हमेशा बैंक के अधिकारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं आप, अगर बेहतर जानकारी चाहिए तो आपको। देखिए यहाँ पे समझिए बैंक द्वारा डुप्लीकेट या पुराने स्टेटमेंट के शुल्क क्या है समझिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का समझ लीजिए, सबसे मेन ब्रांच है जो आदमी जानना चाहता है। इसका जो है अनुमानित हम बता रहे हैं, जो कि ब्रांच से फिजिकल कॉपी के लिए आप अगर लोगे स्टेटमेंट का पुराना तो आमतौर पर 100 से 150 रुपया से लेकर के 250 रुपया तक प्रति पृष्ठ के आधार पर हो सकता है और प्लस जीएसटी लगेगा। मतलब 100 रुपया से 250 रुपया पर पेज लगेगा और प्लस जीएसटी लगेगा, जो जीएसटी आपका बनेगा। समझ रहे हो? और ये ऑनलाइन नेट बैंकिंग ईमेल स्टेटमेंट अक्सर मुक्त होते हैं, लेकिन बैंक खाते के जो बंद खाते के लिए केवल ब्रांच से ही मिलेगा। जो खाता क्लोज हो चुका है जो खाता, उसका स्टेटमेंट निकालोगे तो आपको 100 रुपया से पर पेज 250 रुपया प्लस जीएसटी लगेगा। समझ रहे हो? स्टेट बैंक का बता दिया। एचडीएफसी बैंक का लोगे तो यहाँ पे आपको लगभग 100 रुपया प्रति स्टेटमेंट लगेगा और प्लस जीएसटी लगेगा। समझ रहे? ये पुराने रिकॉर्ड है, 1 साल से अधिक पुराने रिकॉर्ड के लिए शुल्क अधिक हो सकता है, लगभग 100 रुपया प्रति रिकॉर्ड। सैलरी अकाउंट में कुछ रियायतें मिल सकती है अगर सैलरी अकाउंट है तो। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का है, लगभग 50 रुपया से 100 रुपया प्रति स्टेटमेंट लगेगा और प्लस जीएसटी लगेगा। सीनियर सिटीजन के लिए अक्सर इन शुल्कों में छूट रियायतें मिल सकती है अगर वो है तो। शुल्क की पुष्टि आपको बैंक खाता बंद हो चुका है, आपकी नेट बैंकिंग आईवीआर सेवाएं काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है आपको शुल्क की सटीक जानकारी के लिए सीधे होम ब्रांच में संपर्क करना पड़ेगा। और जीएसटी शामिल ऊपर बताए गए शुल्कों में आमतौर पर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अतिरिक्त से आपको जोड़ा जाएगा, उसमें वो नहीं है। स्टेटमेंट की अवधि आपको बहुत पुरानी स्टेटमेंट जैसे कि 5 साल से अधिक चाहिए, बैंकों में इसे
जो है तो निकालने के लिए आपको अधिक समय लगता है, इस पर अलग से शुल्क लग सकता है। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी है जो कि आज का वीडियो में आप लोगों को हम बताएं, इस तरीके से यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। और 2 अकाउंट क्यों जरूरी है उन्हें बता दिया कभी भी, और किस तरीके से करना, सारे लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग जागरूक हो। समझ पा रहे हो? बहुत जरूरी है भाई। हम वीडियो देखिए बनाते हैं सबसे लोग, यही कारण है, आप लोग को बताते हैं ताकि आप लोग समझ में। अकाउंट है अलग अलग रखो, यूपीआई के लिए अलग रखो, क्यूआर कोड के लिए जो पैसा ले रहे हो, यूपीआई लेन देन कर रहे हो, वो पर्सनल एक अकाउंट अलग रखो, उससे खाली ऑनलाइन काम करो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फैलना चिलना। और एक अकाउंट अपना पर्सनल रखो, जिसमें आप रखो एफडी करवा के, आप अपना आरडी करवा के, आप अपना इंश्योरेंस करवा के रखे, उस खाते से लिंक रखो अपना कोई भी चीज, वो खाते किसी को अपना दे खाता नंबर। और कभी भी फोन पे, गूगल पे से उससे न लेन देन करें, कभी उससे मोबाइल बैंकिंग से ज्यादा लेन देन न करें, इंटरनेट बैंकिंग से भी न करें, रखें सब कुछ करके, लेन देन न करें, ना उस पर पैसा ले, ना उस पर सेंड करें, और उसको यूपीआई में ऐड ही न करें, क्योंकि ऐड करोगे तो कभी कभी उस पर पैसा आ जाएगा, कभी कभी उससे पैसा सेंड हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी है, अलग से आपको रखना है, जो कि आज का वीडियो में आप लोगों को हमने बताया। तो आप लोग सारे लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, घंटी को बजा दो भाई। आपका घंटी जब बजाते हो ना तो हमें मोटिवेशनल मिलता है और हमें अच्छा लगता है। समझ पा रहे हो? तो लाइक करके कमेंट कर देना इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट करो भाई, सारे लोग कमेंट करो, जरूरी होता है कमेंट करना। समझ रहे हो? धन्यवाद।